राधे राधे। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस क्लास में जो यूजीसी द्वारा आयोजित की जाने वाली नीट की एग्जाम तथा पीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली मध्य प्रदेश में राज्य पात्रता परीक्षा एमपी सेट के पेपर 1 की तैयारी हम डेली अब इस क्लास में करेंगे। जो पेपर 1 का सिलेबस है यूजीसी का, एमपी सेट के लिए अलग से कोई सिलेबस नहीं दिया है। एमपी सेट के विद्यार्थियों के लिए नोटिफिकेशन में पीएससी ने या आयोग ने जाहिर करा था कि जो यूजीसी नेट का सिलेबस होगा वो ही मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों का सिलेबस होगा। तो मैं दोनों एग्जामों को टारगेट लेकर ये क्लास पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे मैंने एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करा, मैं चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश का विद्यार्थी और ऑल इंडिया के जो भी स्टूडेंट है वो मेरी तरह प्रथम प्रयास में यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों क्वालिफाई करे। अब जो सिलेबस है, जो पेपर 1 है, ये हमें पता है कि कॉमन पेपर होता है जो सभी विषय के विद्यार्थियों के लिए होता है। पेपर 2 में भले उनका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, लेकिन पेपर 1 सभी के लिए एक समान होता है। तो हम उस पेपर 1 की आज तैयारी आज से शुरू करते हैं। मैं क्लास लेने से पहले कुछ डाउट आपके क्लियर कर दूं, क्योंकि मुझे पता है कि विद्यार्थी के क्या क्या डाउट इस कक्षा में रहेंगे। तो पहले आप मेरी कुछ बातें सुन लीजिए, उसके बाद हम क्लास में पढ़ाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जिन विद्यार्थियों ने मेरी पेपर 1 जो यूजीसी नेट वाले विद्यार्थी है, पेपर 1 के सिलेबस की एक डिटेल वीडियो मैंने मेरे चैनल पर कल डाली थी, तो आप पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद की आप ये क्लास लीजिए, ताकि आपको समझ में आए कि मैं आज क्या पढ़ा रही हूँ और किस यूनिट से पढ़ा रही हूँ। मैंने उस वीडियो में पूरे सिलेबस को डिटेल से समझाया है कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन बनेंगे और हमें किन यूनिट पे ज्यादा ध्यान देना है। तो मैं निवेदन करूंगी विद्यार्थियों से कि प्लीज जाकर आप वो क्लासें देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी। उसके बाद जो एमपी सेट की विद्यार्थी है, उनका सिलेबस अलग से आयोग ने नहीं दिया है, तो मैंने पेपर 1 की डिटेल सिलेबस की वीडियो उनके लिए भी बनाई है कि उन्हें सेट में पेपर 1 में कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है और कौन कौन सी यूनिट से उनके प्रश्न बनेंगे। क्योंकि मैंने ये दोनों एग्जाम में क्वालिफाई करी, तो मुझे पता है कि प्रश्न कहाँ से कितने बनते हैं, इसलिए मैंने वो वीडियो आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी, ताकि आपको सिलेबस के बारे में ज्ञात हो। तो एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों विद्यार्थियों से मैं निवेदन करूंगी, प्लीज आप जाकर वो क्लासेस देखिए, उसके बाद ही आप आज से ये क्लास लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपके आधे से ज्यादा डाउट उस क्लास में ही कंप्लीट हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि ये क्लासें आपको रिकॉर्डेड मिलेगी, लाइव क्लासें मैं नहीं लूंगी, क्योंकि मेरे पास दिन में इतना समय नहीं रहता है। तो मुझे जब समय मिलेगा तब मैं आपके लिए पेपर 1 की क्लास रिकॉर्ड कर दूंगी। अब कुछ विद्यार्थियों के ये कमेंट आएंगे या कुछ डाउट रहेंगे कि मैम आप रिकॉर्डेड क्लासें लोगी, तो फिर हम हमारा डाउट आपसे कैसे पूछेंगे। तो पहले मेरी बात सुन लो कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगी कि आपके डाउट रहेंगे ही नहीं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूं और मुझे पता है कि स्टूडेंट के क्या क्या डाउट किस किस कॉन्सेप्ट से रहते हैं। तो ये कि आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, मैं ऐसा आपको क्लास में पढ़ा दूंगी। और अगर आपका डाउट रह भी जाता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, तो मैं सभी विद्यार्थियों के कमेंट के जवाब देती हूँ, तो मैं आपके भी कमेंट में आपके डाउट क्लियर कर दूंगी। फिर आपको एक और ये कि आपको इस क्लास की पीडीएफ नहीं मिलेगी, क्योंकि विद्यार्थी पीडीएफ करते रह जाते हैं। मैंने खुद कभी भी किसी भी टीचर से कभी पढ़ा भी हो तो मैंने कभी पीडीएफ नहीं ली, क्योंकि पीडीएफ हमारे फोन में ही रह जाती है। मैं चाहूँ तो पीडीएफ आपको इस क्लास की दे सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं फोटो खींच के पीडीएफ बना के आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, पर मैं पीडीएफ नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं जिस विद्यार्थियों को पढ़ाऊं वो मेरी तरह मेहनती हो और खुद हैंड राइटिंग अपने खुद के नोट्स बनाएं। फिर आपको, अगर आप मेरी क्लासें ले रहे हो तो एक ही शर्त है मेरी क्लास लेने की कि आपको मेरी क्लास के नोट्स बनाने जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बना सकते तो प्लीज आप मेरी क्लास मत लीजिए। मुझे ऐसे विद्यार्थियों की कोई आवश्यकता नहीं है, या मुझे ऐसे विद्यार्थी नहीं चाहिए जो मेहनती नहीं है। मुझे ऐसे विद्यार्थी चाहिए जो मेरी तरह मेहनत करके प्रथम प्रयास में सफलता हासिल करे। मैंने ये क्लास सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों के लिए चालू करी है जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं मेरी तरह, और बड़ी बड़ी कोचिंगों की हम फीस नहीं दे सकते। हमें पता है कि जैसे आपने देखा होगा यूजीसी नेट का और सेट का नोटिफिकेशन आउट हुआ, सभी कोचिंग वाले अपने कोर्स के एडवर्टाइजमेंट करने में लग गए। हमारे पास इतना समय नहीं है। अगर कुछ विद्यार्थियों ने कोर्स ले भी रखा होगा तो हमें पता है कि इसकी तैयारी में 6 महीने साल भर पहले से शुरू कर देनी चाहिए, और अब हमारे पास लगभग 90 दिन का समय है। तो हम
नोट से नहीं बना सकते। मैं पढ़ाना शुरू करूंगी के बाद पहली क्लास से तो मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको डेली डेली मुझे ये चीजें समझाना नहीं पड़े। ठीक है, तो आपको नोट से नहीं मिलेंगे, आपको डेली चीजें कॉपी में नोट करनी है और कॉपी पेन लेकर मेरी क्लास देखनी है। और वही विद्यार्थी मेरी क्लास लेगा जो लिख सकता है और नोट से बना सकता है। फिर आपके पास, मैंने आपको बोला था कि आपके पास सिलेबस होना चाहिए। जिन विद्यार्थियों के पास सिलेबस नहीं है वो यूजीसी की वेबसाइट पर जाइए। सेट का और नेट का दोनों का सिलेबस सेम है, पेपर 1 का और पेपर 2 का भी। तो आप वहां पर जाकर सिलेबस डाउनलोड कीजिए। सिलेबस की मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो हमें कौन सी यूनिट पढ़ा रहा है और किस यूनिट में हमें कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है। हाँ, आपको पता ही नहीं होगा सिलेबस के बारे में तो मैं आपको कुछ भी पढ़ा के चली जाऊं या कोई भी टीचर आपको कुछ भी पढ़ा दे तो हमें पता है कि वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे और हमारा समय बर्बाद हो जाएगा। तो हमें हमारे सिलेबस की पूरी डिटेल जानकारी होनी चाहिए कि अगर मैं आपके सपने में भी आकर पूछूं कि बताइए ये क्वेश्चन किस यूनिट का है, या जब आप पेपर दो तो आपको पता होना चाहिए ये प्रश्न इस यूनिट से पूछा गया है। तो आपको ये सिलेबस डाउनलोड करना है, आयोग की वेबसाइट पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। मैं इसकी आपको पीडीएफ नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप खुद मेहनत करके ये सिलेबस डाउनलोड करके निकालिए और इसका प्रिंट आउट निकालकर आपके पास होना चाहिए। आप जहां पढ़ो, आप या तो दीवार पे चिपका लो या डेली आप इस सिलेबस को देखो क्या मैम ने हमें चैप्टर पढ़ाया है तो किस यूनिट का है, ये चैप्टर हमारे पास सिलेबस में है या नहीं, क्या हम ऐसे फालतू में पढ़ा रहे हैं। फिर दूसरा, कुछ विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि मैम बुक्स के बारे में बताइए। तो पहली बात तो मैं आपको किसी बुक्स का सजेशन नहीं दूंगी, सिर्फ मैं आपको बोलूंगी कि आप केवीएस मदान की बुक लेकर आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, ताकि हमें पता चले कि प्रश्न कैसे पूछे जाते। फिर भी आपको किताब लानी है तो आप दृष्टि पब्लिकेशन की पेपर 1 की किताब ला सकते हैं। ये किताब मैं इसलिए लाई थी क्योंकि मुझे पता चले कि सिलेबस में कौन से यूनिट में क्या दिया हो। सिर्फ मैंने समझने के लिए मैं किताब लाई थी और मैंने इस किताब को एक बार पढ़ा है। तो अगर आप किताब लेकर भी आओ तो किताब लेकर आ सकते हो क्योंकि इसमें आपकी 10 यूनिट दी हुई है और 10 यूनिट को अच्छे से समझाया भी गया है। पर फिर भी है कि आपको किताब की लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। आपको किताब लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको इतना सफिशिएंट पढ़ा दूंगी कि आपके 35 से 40 नंबर पेपर 1 में बन जाएंगे। तो बस आपको मुझ पर भरोसा रखना होगा और आपको एक सकारात्मक सोच के साथ मेरी क्लासें लेनी होगी कि जो मैम पढ़ा रहे हैं वो हमारी परीक्षा में बैठेगा और जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद होगा। दूसरा ये कि आपको मैं मेरे से नोट्स से ही पढ़ाऊंगी ना, ये खुद के मेरे बने हुए नोट्स है जो मैं तैयारी कर रही थी तब मैंने ये बनाई थी। ये मैंने किसी कोचिंग क्लास से नहीं बनाई है ना, ये मैंने पहले सिलेबस निकाला, फिर एक एक यूनिट देखी, फिर यूनिट के हिसाब से मैंने ये पूरा मेरा नोट्स बनाया पेपर 1 का। तो मैं आपको इसी नोट्स से पढ़ाऊंगी क्योंकि मैंने वही चीजें इस नोट्स में लिखी है जो मेरे काम आए। तो आपको मेरी तरह ऐसे ही सुंदर सुंदर अक्षरों से नोट्स बनाने हैं ताकि जब आपको पढ़े, जब आप कभी भी नोट्स का रिवीजन करें तो आपको पढ़ने में भी मजा आए और आपके बाद जो आपके भाई बहन है या किसी को नोट्स दे तो उन विद्यार्थियों को भी हेल्प हो जाए। लगभग आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और अगर आपके कुछ डाउट रह भी गए होंगे तो क्लास का एंड होते होते आपके वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज मैंने पहली क्लास थी इसलिए सारी चीजें क्लियर कर दी। अब हम डेली सिर्फ पढ़ेंगे, कोई फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम पेपर 1 आज पढ़ रहे हैं और पेपर 1 में मैं आपको जो यूनिट पढ़ाऊंगी वो हायर एजुकेशन वाली यूनिट से हम शुरू करेंगे क्योंकि वो यूनिट मेरी फेवरेट यूनिट है। मुझे हायर एजुकेशन का पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं यूनिट आपको पहले पढ़ाना इसलिए भी शुरू कर रही हूँ क्योंकि हम अब उच्च शिक्षा विभाग में जाना चाहते हैं। तो हमें पहले उच्च शिक्षा विभाग के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए कि उच्च शिक्षा विभाग होता क्या है, कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं, क्या होता है। ठीक है, तो हम अब पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो यूजीसी के बारे में बताऊं क्योंकि यूजीसी द्वारा ही हमारी परीक्षा आयोजित की जा रही है, यूजीसी के द्वारा, तो हमें यूजीसी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं इन सारे पॉइंटों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने। आप खुद पुराने पेपर उठाकर देखना तो आपको पेपर 1 के सारे इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। और जो यूजीसी हायर एजुकेशन में आपको यूजीसी के बारे में पढ़ाऊंगी, यहां से हर पेपर में जैसे यूजीसी का पेपर 1 में अगर 10 भी
दिन तक यूजीसी का पेपर चलेगा, पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 अलग अलग सब्जेक्ट के लिए सभी के लिए कॉमन है, तो आपको ये यूजीसी से संबंधित क्वेश्चन हर पेपर में देखने के को मिलेंगे। तो हम यूजीसी से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जिस संस्था का पेपर दे रहे हैं उस संस्था के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है। और जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहाँ से हर पेपर में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। आप पुराने प्रश्न पत्र उठाकर देखना, आपको 1 से 2 प्रश्न हर पेपर में यूजीसी के द्वारा यूजीसी वाले टॉपिक से मिलेंगे। तो हम आज उच्च शिक्षा प्रणाली यानी हायर एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, आपको पता चलेगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ। आज से हम हायर एजुकेशन वाली यूनिट आज से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जो क्लासें हैं ये यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों के लिए पेपर 1 की कॉमन क्लासें हैं। मैंने आपको बताया कि दोनों का सिलेबस सेम है। मैं अभी फिर एक बार और बोलती हूँ कि आपने जिन विद्यार्थियों ने आपके पास सिलेबस नहीं भी है तो आप प्लीज मेरी सिलेबस वाली वीडियो देखिए और आप वहां से भी सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 10 यूनिट वहां पर लिखी है और 10 यूनिट को डिटेल से समझाए हैं। तो आपके वो अगर आप सिलेबस वाली वीडियो भी देखेंगे तो आपके लगभग 1 से 2 क्वेश्चन उस वीडियो से ही आप बना लोगे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि कौन से टॉपिक में क्या पूछा गया है। ठीक है, तो हम आज यूजीसी के बारे में पढ़ेंगे। अब यूजीसी को हिंदी में क्या कहा जाता है? विश्वविद्यालय अनुदान। यानी यूजीसी का जो हिंदी में नाम है वह है विश्वविद्यालय अनुदान। और आपसे कभी यूजीसी का हम पेपर तो दे रहे हैं पर कुछ विद्यार्थियों को यूजीसी का फुल फॉर्म ही नहीं पता है, तो फुल फॉर्म से भी प्रश्न बनते हैं। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब जैसे मैंने बिल्कुल सुंदर राइटिंग में लिखा है, आपको वैसे ही रेड, ब्लैक और ब्लू 3 पेन लेने हैं, एक अच्छी सी कॉपी लेनी है और नोट्स बनाने हैं। नोट्स इसलिए बनाना जरूरी है क्योंकि डेली डेली आप मेरी क्लासें नहीं देख सकते हैं, सिर्फ आप एक ही बार मेरी क्लासें देखो और नोट्स बनाओ। और एक और बात, आपको क्लास को स्किप नहीं करना है, आपको ध्यान से पूरी क्लास देखना है, क्योंकि मैं जो बातें आपको बताऊंगी आपके जीवन में सफलता हासिल करने के लिए बहुत जरूरी होगी। क्योंकि मैंने खुद आपको बताया है कि मैंने कितने ही एग्जाम में क्वालिफाई करे, तो मुझे अनुभव है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा पेपर 1 बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, हेड कांस्टेबल, उसके बाद डीआरडीओ, आईटीआई, टीओ कितनी परीक्षाएं क्वालिफाई कर रखी है। तो मेरा पेपर 1 में कमांड बहुत अच्छी है। पेपर 1 में कैसे कहां से पूछा जाएगा मुझे पता है, क्योंकि पेपर 1 में जो 10 यूनिट दी हुई है इन 10 यूनिट से संबंधित अदर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स बनाने हैं। तो हम हायर एजुकेशन में पढ़ रहे हैं यूजीसी के बारे में। तो यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान। क्या नाम है इसका? विश्वविद्यालय अनुदान, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब यूजीसी की स्थापना के लिए समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1945 में। आप पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी और जब समझा दूंगी उसके बाद मैं बताऊंगी कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो पहले आपको पढ़ना है, नोट करना है, फिर हम बाद में देखेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो यूजीसी की स्थापना यानी कि अगर हम किसी भी चीज का गठन करेंगे या कुछ भी चीज बनाएंगे तो सबसे पहले उसकी समिति बनाई जाती है। आपके यहाँ पे भी जैसे हमारे परिवार में, मोहल्ले में छोटी छोटी समितियां बनी हुई रहती है, तो समिति बनाने से पहले या किसी भी चीज का गठन करते हैं हम, जैसे हमारे शहर में, हमारे गांव में किसी भी इमारत को बनाया जाता है या कोई रोड बनाया जाता है तो उसके पहले एक समिति का गठन किया जाता है और वो समिति डिसाइड करती है कि कैसे इस आयोग का गठन किया जाए, किस तारीख को गठन किया जाए, उनमें कितने सदस्य होंगे, उसका मुख्यालय क्या होगा। तो इन सबके लिए एक समिति बनाई गई। तो यूजीसी की स्थापना के लिए समिति का गठन कब किया गया था? 1945 में। हमें ये सन याद रखने जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यूजीसी की स्थापना किस समिति के द्वारा की गई थी, या यूजीसी की स्थापना के लिए समिति का गठन कब किया गया था? तो 1945 में। अब समिति का गठन किया गया तो समिति ने निर्णय लिया है ना कि कब हम यूजीसी की स्थापना करें। तो यूजीसी की स्थापना कब की गई? यूजीसी की स्थापना की गई है
28 दिसंबर 1953 को। कब की गई यूजीसी की स्थापना? 28 दिसंबर 1953 को। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यूजीसी की स्थापना क्यों की गई? उच्च शिक्षा में बेहतर सुधार के लिए, कॉलेजों की शिक्षा बेहतर हो सके, विद्यार्थी उच्च शिक्षा में क्या क्या उनके लिए आवश्यकता होती है, कौन कौन से विषय होने चाहिए, कहाँ कॉलेज खोलने चाहिए, कौन से कुलपति होने चाहिए, इन सब चीजों के लिए, उच्च शिक्षा में सुधार के लिए यूजीसी का गठन किया गया। इसलिए इसका नाम ही विश्वविद्यालय अनुदान रखा गया, यानी कि यूनिवर्सिटी। अब इसकी स्थापना कब की गई? 28 दिसंबर 1953 को। अब हमें याद रखना है कि समिति का गठन है ना। अब बच्चों का डाउट क्या रहेगा या क्या गलती करेगा कि स्थापना 28 दिसंबर 1953 में हुई थी, पर समिति का गठन हुआ था 1945 में, तो हमें इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर आयोग, अब किस आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना की गई थी? तो राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना की गई थी। इन्होंने सिफारिश की कि एक उच्च शिक्षा के लिए एक आयोग होना चाहिए जो उच्च शिक्षा की निगरानी रखे, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी खोलनी है और उच्च शिक्षा में क्या क्या सुधार करने हैं। इसके लिए राधाकृष्ण आयोग ने सिफारिश करी और समिति का गठन हुआ, और उसके बाद 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी की स्थापना हुई। उसके बाद वैधानिक निकाय यानी कि यूजीसी अनुच्छेद 1956 के तहत इसे वैधानिक निकाय बनाया गया। अब यूजीसी को वैधानिक निकाय कब बना गया? 1956 में। समिति का गठन हुआ 1945 में। यूजीसी की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1953 में, और आयोग बना या अनुच्छेद वैधानिक निकाय कब बना? 1956 में। तीनों सन हमें याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। फिर इसका मुख्यालय, जब कोई कमेटी या कोई आयोग बनाया जाता है या किसी भी चीज का गठन किया जाता है तो उनका एक मुख्यालय बनाया जाता है, हेडक्वार्टर, जहां से उसकी पूरी निगरानी रखी जाती है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां मुख्यालय है? अब नई दिल्ली क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और हमें पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है हमारा दिल्ली, भारत की राजधानी है, इसलिए दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है। उसके बाद यूजीसी का प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्तये यूजीसी का प्रतीक चिन्ह है। क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। अब हमने यूजीसी के बारे में जानकारी देखी। अब आपसे प्रश्न आएगा कि यूजीसी की स्थापना यूजीसी की जो स्थापना की गई थी वो उसके लिए समिति का गठन कब किया गया? तो 1945 में। यूजीसी की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1953 को। यूजीसी के लिए वैधानिक निकाय कब बनाया गया? अनुच्छेद 1956 के तहत। इसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। और इसका वाक्य क्या है, चिन्ह क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्तये। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष बनता है वह भारत सरकार के द्वारा चुना जाता है, और जो अध्यक्ष होता है वह 3 साल के लिए चुना जाता है। उसके बाद यूजीसी का जो अध्यक्ष बना था, तो प्रथम अध्यक्ष जब यूजीसी का गठन हुआ था तो उसका प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? शांति स्वरूप भटनागर को बनाया गया। और ये कब से कब तक रहे? 1953 से 1955 तक ये इसके सदस्य रहे या अध्यक्ष रहे। यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष कौन से? शांति स्वरूप भटनागर। मैं आपको पहले पढ़ा रही हूँ, इन सभी चीजों की भी ट्रिक से अभी आपको याद भी क्लास में करवा दूंगी, तो क्लास को आपको स्किप नहीं करना है, पूरी क्लास ध्यान से देखनी है, तभी आप 35 से 40 प्रश्न पेपर 1 में सही कर पाओगे। अगर आप क्लास को ध्यान से नहीं देखते हैं, नोट से नहीं बनाते हो, क्लास को स्किप करते हैं, तो मैं लिख के दे दूं, आप 20 से ज्यादा प्रश्न भी हल नहीं कर पाएंगे। पेपर 1 में असफल, यूजीसी में असफल वही व्यक्ति होता है जो पेपर 1 पे ध्यान नहीं देता है। और मैं चाहती हूं कि प्लीज आप पेपर 1 की जो मेरी क्लास ले रहे हैं, आप उसे ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और नोट्स बनाएं। फिर सबसे लंबा कार्यकाल रहा है डीएस कोठारी का। किसका रहा है? आपसे पूछा जाएगा कि यूजीसी में किस अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? डीएस कोठारी का। कब रहा है? 1961 से 1973 तक ये इसके अध्यक्ष रहे। फिर प्रथम महिला अध्यक्ष, स्टार लगा लो इस पर, यूजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी
माधुरी आर सहाय। क्या बनी है? माधुरी आर सहाय इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है। अब इसके क्षेत्रीय कार्यालय, तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कहीं कहीं पर 7 भी देखने को मिलेगा, तो वो जो यूजीसी का हेडक्वार्टर है उसे भी इसमें काउंट कर लेते हैं, इसलिए कहीं कहीं आपको इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय देखने को मिले, पर निजी क्षेत्रीय कार्यालय तो 6 ही है और एक इसका मुख्यालय है। तो अगर हम मुख्यालय को भी ऐड करें तो इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय आपको गूगल पे मिलेंगे, पर हमें गूगल बाबा पर ज्यादा भरोसा नहीं करना है। जो मैं लिखवा रही हूँ ऑथेंटिक बुक से आपको पढ़ा रही हूँ, बहुत रिसर्च करने के बाद ही मैं आज आपकी क्लास लेकर आई हूँ कि मैं आपको कोई भी गलत जानकारी ना दूं, क्योंकि एक गलत प्रश्न आपके भविष्य को खराब कर देगा और आपकी 6 महीने की या आपकी मेहनत पूरी पर पानी फिर जाएगा। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो विद्यार्थी को मैं पढ़ाऊं वो सही पढ़ाऊं। इसके कौन कौन से क्षेत्रीय कार्यालय है? एक है पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद और बेंगलोर। क्या क्या है? पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद और बेंगलोर। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये आपको अगर आप किसी फ्री क्लास में आपको कंटेंट कोई भी नहीं देगा, आपको ये चीजें पढ़ने के लिए आप किसी भी एजुकेशन चैनल पर चले जाओ, आपको पैसे देने होंगे। या आपको पता है पेपर 1 की फीस कितनी महंगी है? 1000-2000 में सबसे महंगा कोर्स यूजीसी का ही मिलता है। तो आपको जो मैं चीजें फ्री में प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उन चीजों का सम्मान कीजिए, ताकि ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रही है। चीजें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टॉपिक ये मैंने खुद बहुत खोज कर मैंने नोट्स बनाई है। नोट्स मेरी किसी एक बुक के नहीं है। इस नोट्स के लिए मैंने कितनी बुकें खोली है, कितने ही गूगल पे सर्च करा है, कितने ही चीजों को देखकर मैंने नोट्स बनाए और आपको ये चीजें मैं एक थाली में बनी बनाई सर्व कर रही हूँ। तो प्लीज आप इस वीडियो का सम्मान कीजिए, इस चैनल का सम्मान कीजिए और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसका सम्मान कीजिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको कोई भी फ्री में नहीं पढ़ाएगा, और मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मेरी तरह कोई विद्यार्थी का सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो वो मेरी क्लास से बनकर पढ़े और सफलता हासिल करे। मैं उन्हीं विद्यार्थियों के लिए ये क्लासें लेकर आई हूं। तो अब मैं आपको ट्रिक के साथ ये चीजें याद करवाती हूँ कि हम कैसे इन चीजों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ठीक है, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब कैसे याद रखेंगे? यूजीसी यानी कि वैसे हायर एजुकेशन है तो बहुत बड़ा ग्रांड चीजें होंगी, यानी कि बहुत बड़ी चीजें होगी। हम देखते हैं ना, किसी बहुत लोग पैसे वाले होते हैं तो उनका ग्रांड वेलकम किया जाता है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि बहुत बड़ी चीज है, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से हम इसके फुल फॉर्म को याद रख सकते हैं। वैसे भी इसका फुल फॉर्म ज्यादातर विद्यार्थियों को याद ही होगा कि विश्वविद्यालय अनुदान या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसकी समिति का गठन कब हुआ? हमें ये तीनों सन आपको याद रखने ही है, इन तीनों सन में कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि इन तीनों से प्रश्न हर परीक्षा में बने हैं। यूजीसी नेट में, सेट में आप देखना, पुराने प्रश्न पत्र उठाकर आपको ऐसे के ऐसे ही पेपर 1 में प्रश्न पूछे गए हैं कि यूजीसी की स्थापना के लिए समिति का गठन कब किया गया था? 1945 में स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1953 को। ये चीजें हम लिख लिख के याद करेंगे तो हमें सन याद हो जाएंगी। फिर आयोग, राधा कृष्ण आयोग। अब कैसे याद रखें? राधा जी और कृष्ण, हमने देखा होगा कि बहुत मधुर स्वभाव होता है। एक ऐसे भगवान है जो सभी पर कृपा बरसाते हैं। राधा रानी इतनी सरल दयालु होती है कि हमारी बातें एक बार में सुन लेती हैं और अपने भक्तों पर दया करती हैं। तो एक बड़ा आयोग का गठन करना था, तो कृष्ण जी ने बोला कि राधा जी आप जाइए और आप इसको संभालिए। तो सबसे पहले हमें पता है कि अवतार कृष्ण भगवान ही लेते हैं, तो राधा कृष्ण से हम याद रख सकते हैं कि जब इस आयोग का, इतने बड़े ग्रांड आयोग का गठन किया जा रहा है, तो जाहिर है कि कोई बड़ा व्यक्ति ही इसको संभालेगा। तो इसका आयोग के लिए इसकी सिफारिश किसने की? राधा कृष्ण ने। यानी कि भगवान ने सिफारिश करी कि जाइए जाइए आप एक आयोग का गठन कीजिए कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल कर पाए। तो राधा कृष्ण ने सिफारिश करी हायर एजुकेशन के लिए, विद्यार्थियों के लिए कि उच्च शिक्षा प्राप्त करते में इसे याद रख सकते हैं कि राधा कृष्ण ने, यानी कि राधा कृष्ण की सिफारिश पर ही यूजीसी की स्थापना हुई। ठीक है, मैं किसी भी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती हूँ, ये सिर्फ हम याद करने के लिए मैं ट्रिक बना रही हूँ। तो किसी को बुरा लगे तो सॉरी, पर हमें चीजें याद रखनी और मैं चाहती हूँ कि आपको क्लास में चीजें याद हो जाए। तो
राधा जी ने सिफारिश करी कि यूजीसी की स्थापना की जाए। तो किसकी सिफारिश पर स्थापना की गई? राधा कृष्ण आयोग की सिफारिश पर यूजीसी की स्थापना की गई। फिर यह निकाय बना अनुच्छेद 1956 में। तो हमें 3 सन याद रखने हैं, 1945, 1953 और 1956। ये आपको कुछ भी हो जाए याद रखना ही है और तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि यूजीसी की स्थापना किस समिति, यूजीसी के लिए किस समिति का गठन किया गया, कब किया गया, तो 1945 भी ऑप्शन रहेगा, 1953 भी ऑप्शन रहेगा और 1956 भी ऑप्शन रहेगा। तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। उसके बाद इसका मुख्यालय नई दिल्ली, हमें पता है कि केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और यह सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, इसलिए ऑल इंडिया के विद्यार्थी इसमें सम्मिलित होते हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली, जो हमारी राजधानी है। उसके बाद इसका प्रतीक चिन्ह है ज्ञान विज्ञान विमुक्त। अब कैसे याद रखें कि हायर एजुकेशन में वही व्यक्ति जा सकता है जो ज्ञान और विज्ञान में विमुक्त हो, यानी कि ज्ञान और विज्ञान का उसे इतना ज्ञान हो तभी वो हायर एजुकेशन में जा सकता है। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? ज्ञान विज्ञान विमुक्त है। आशा करती हूँ कि आपको ये चीजों से याद हो गया होगा ट्रिक से। अब इसका अध्यक्ष का चुनाव भारत सरकार करती है 3 वर्ष के लिए इसका कार्य। अब हम 3 वर्ष कैसे याद रखें? यूजीसी में 3 अक्षर है। कितने अक्षर है? यूजीसी 1 2 3, यानी कि 3 अक्षर है। तो इन्होंने सोचा 3 अक्षर है तो हम 3 वर्ष के लिए ही 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष का गठन करेंगे। तो हम इसे याद रख सकते हैं 3 से कि 3 वर्ष के लिए ही इसका अध्यक्ष का कार्यकाल रहता है। ठीक है। अब प्रथम अध्यक्ष कौन बने? शांति स्वरूप भटनागर। अब कैसे याद रखें प्रथम अध्यक्ष का नाम? यूजीसी उच्च शिक्षा विभाग में जो व्यक्ति जाता है उसके अंदर शांति होनी चाहिए, है ना, शांत स्वरूप होगा तो ही वो इतने बड़े आयोग को संभाल सकता है, क्योंकि पहली बार गठन हो रहा था और पहली बार उन्हें ऐसे व्यक्ति को लेना था जो शांत हो और उसका स्वरूप शांत स्वरूप हो। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि जो पहला अध्यक्ष था वो शांति स्वरूप था, क्योंकि उसका स्वभाव पूरा शांतिपूर्वक था, शांत स्वरूप व्यक्ति था, इसीलिए ही प्रथम अध्यक्ष से बनाया गया। तो आप याद रख सकते हैं, मैंने ट्रिक बता दी है कि प्रथम अध्यक्ष वही बनाया होगा। राधा जी कृष्ण जी ने जब सिफारिश करी तो उन्होंने ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया कि भैया तुम शांत हो। हमें पता रहता है कि जो व्यक्ति शांत रहता है वो बड़े परिवार का जो मुखिया होता है, ताकि इतनी शांति से अपने परिवार को संभालता है। ये जो व्यक्ति शांत होता है वो हर चीज को शांति से हैंडल कर लेता है। तो इसीलिए इन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका स्वभाव शांत हो। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? शांति स्वरूप भटनागर। कब से कब तक रहे हैं? क्योंकि यूजीसी का गठन 1953 में हुआ था, तो 1953 से 1955 तक ये प्रथम अध्यक्ष रहे। फिर सबसे लंबा कार्यकाल आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो डीएस कोठारी का। अब हम इसे कैसे याद रखें? जो कठोर होगा वही लंबे समय तक अडिग रहेगा, खड़ा रहेगा। तो डीएस कोठारी यानी कि वो कठोर थे, इसीलिए लंबे समय तक, देखो ये 2 वर्ष तक ही रहे, है ना, क्योंकि शांत स्वरूप थे। पर अगर लंबे समय तक आपको कार्यकाल में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे, आंधी आता है, तूफान है, तो भी कठोरता से सामना करते हैं। तो उनको एक ऐसा कठोर व्यक्ति चाहिए था जो लंबे समय तक इस आयोग को संभाल सके। तो सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किसने संभाला? डीएस कोठारी ने, क्योंकि बहुत कठोर व्यक्ति थे तो ये आसानी से लंबे समय तक इस आयोग के अध्यक्ष पद पर अडिग रहे। उसके बाद प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? माधुरी आर शाह। अब प्रथम महिला अध्यक्ष को कैसे याद रखी? देखो ये शांत स्वरूप था इसलिए प्रथम अध्यक्ष बना। तो माधुरी यानी कि जो महिला का स्वभाव मधुर होगा, अच्छा होगा, मीठा स्वभाव होगा, वो ही अध्यक्ष बन सकती है या वो ही अपने परिवार को अच्छे से संभाल सकती है। तो ये मधुर स्वभाव था इन महिला का, इसीलिए माधुरी आर शाह यूजीसी की प्रथम महिला बनी। तो कैसे याद रख सकते हैं? माधुरी यानी कि मधुर स्वभाव वाली महिला ही अध्यक्ष बन सकती है इतने बड़े आयोग का। तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? माधुरी आर शाह। अब क्षेत्रीय कार्यालय, तो इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय है। कौन कौन से हैं? पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी असम में है, असम राज्य का में है, हैदराबाद और बेंगलोर। अब जो ये 6 क्षेत्रीय कार्यालय है हमें इनको डिटेल से पढ़ना होगा कि जो ये आयोग है इनमें कौन कौन सी चीजें हैं, कब इनका गठन किया गया। तो हम कल इन 6 आयोग को डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि
या जो ये आयोग है, 6 क्षेत्रीय कार्यालय, इनसे हर बार आपके एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने ट्रिक के साथ आपको कैसे पढ़ाया। मैं पेपर 1 डेली आपको ऐसे पढ़ाऊंगी, मजेदार ट्रिक के साथ, बहुत अच्छे से, ताकि आपको चीजें क्लास में ही याद हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ विद्यार्थी, अब हमें ये पता होना चाहिए कि मैं पढ़ना क्या, छोड़ना क्या है। छोड़ना क्या है, ये मैं छोड़ के आपको जो पढ़ा रही हूँ, हमें फालतू कंटेंट नहीं पढ़ा, मैं वही चीजें पढ़ने से प्रश्न बनेंगी। अब मैं ये किताब की पीडीएफ लगा के आपको पढ़ा दूं कि देखिए इतना बड़ा, तो आपको समझ में नहीं आएगा। वो पेपर 1 विद्यार्थी इसीलिए नहीं पढ़ता क्योंकि सबसे बोरिंग वो पेपर 1 को ही मानता है। पर पेपर 1 में इतने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगी कि आपको पेपर 1 से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। पर आपको डेली क्लास लेनी होगी और अच्छे से पढ़ना होगा। अब मैं एक बार और लास्ट बार आपको रिविजन करवा दूं, क्योंकि मेरा एक ही ध्येय है कि जो विद्यार्थी मुझसे पढ़े वो क्लास में चीजों को याद कर ले। अब हमने आज पढ़ा है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यानी कि यूजीसी। यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। कैसे याद रखना है, मैंने आपको अभी बता दिया है। यूजीसी की स्थापना किस समिति के लिए समिति का गठन किया गया था? 1945 में स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1953 को। आयोग था राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर। राधा जी ने कृष्ण जी ने सिफारिश करी कि यार जाइए आप उच्च शिक्षा लाइए, तो उनकी सिफारिश पर उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया। फिर वैधानिक निकाय कब बना? ये अनुच्छेद 1956 के तहत। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, जो हमारी राजधानी है वहां पर। इसका प्रतीक चिन्ह है ज्ञान विज्ञान विमुक्त, यानी कि जो ज्ञान विज्ञान से विमुक्त होगा वो ही इसका चिन्ह बन पाएगा। अध्यक्ष का चुनाव भारत सरकार करती है, 3 वर्ष के लिए रहता है। किसे याद रखना है? 3 वर्ष, 1 2 3 शब्द है तो 3 वर्ष के लिए इसका कार्यकाल है। फिर यूजीसी के प्रथम अध्यक्ष है शांति स्वरूप भटनागर। शांत स्वरूप वाला व्यक्ति यूजीसी का प्रथम अध्यक्ष बन सकता था, इसकी शर्त थी। तो शांत स्वरूप व्यक्ति को ही प्रथम अध्यक्ष बनाया गया। फिर लंबा कार्यकाल, जो इंसान कठोर होगा वो लंबे समय तक डिगा रहेगा, तो डीएस कोठारी इसके लंबे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष बने। फिर प्रथम महिला अध्यक्ष बनी, जिस महिला का स्वभाव मधुर होगा वो इसकी अध्यक्ष बन पाएगी, तो माधुरी आर शाह इसकी प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। फिर क्षेत्रीय कार्यालय, 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, बेंगलोर। हम ये 6 कार्यालय का डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्रश्न कैसे बनते हैं हमने पढ़ लिया, ठीक से याद भी कर लिया, पर जब हमें पता ही नहीं प्रश्न कैसे बनेंगे तो हम वैसे वहां क्वेश्चन गलत करके आ जाएंगे। अब हमें पता है कि हायर एजुकेशन का पेपर है, आप पुराने पेपर उठाना, मैं इसीलिए बोलती हूँ कि पुराने प्रश्न पत्र की आप बुक ले लीजिए या टेक्स्ट बुक पर टेस्ट लगाए तो आपको पता चले प्रश्न कैसे आते हैं। अब प्रश्न कैसे आएंगे? प्रश्न थोड़े लेंथी आते हैं। इसमें आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूजीसी के बारे में कौन कौन से कथन सत्य हैं। आपसे अब वहां पे कौन कौन से कथन सत्य हैं या कौन सा कथन असत्य है, हमें याद रखना है नहीं का। कुछ विद्यार्थी नहीं के चक्कर में ही प्रश्न आता हुआ प्रश्न भी गलत करके आ जाते, तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न में नहीं लिखा है या क्या लिखा है। तो आपसे पूछा गया कि यूजीसी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है या यूजीसी के बारे में कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा गया? असत्य। अब हमसे 1 2 3 4 कथन वहां दिए गए। अब कथन कैसे दिएंगे, मतलब कि ऑप्शन दिए रहेंगे कथन में, तो ऑप्शन कैसे दिए रहेंगे? पहला आपसे दे दिया कि यूजीसी का फुल फॉर्म, एक पॉइंट पूछा यूजीसी का फुल फॉर्म है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। फिर पूछा कि यूजीसी की स्थापना के लिए समिति का गठन किया गया था 1945 में, यह आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। फिर तीसरा ऑप्शन हुआ, ये तीसरा ऑप्शन दे दिया कि वैधानिक निकाय यूजीसी अनुच्छेद 1956 के तहत बना, और चौथा ऑप्शन आपको दिया यहाँ पर। अब यहाँ मैंने बताया कि 6 क्षेत्रीय कार्यालय है, आपको ऑप्शन में दे दिया कि यूजीसी के 8 क्षेत्रीय कार्यालय है। अब आपने ध्यान से मेरी क्लास पढ़ी तो मैंने आपको बताया 6 क्षेत्रीय कार्यालय, तो आप आसानी से इस प्रश्न को लगा के आ जाओगे कि इन चारों में से ये प्रश्न असत्य है कि यूजीसी के 6 क्षेत्रीय कार्यालय की 8 है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको पढ़ाया है आपको कैसा लगा
आपको हर विद्यार्थी, जितने भी विद्यार्थी मेरी क्लास लेंगे, आप सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि मेरी क्लास आपको कैसी रही। हालांकि आपके कुछ डाउट नहीं रहे होंगे, मैंने ऐसा पढ़ा है कि आपके डाउट कहीं से नहीं रहे होंगे, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके सभी डाउट के जवाब दूंगी। अब जो विद्यार्थी हिंदी साहित्य के हैं, पेपर 2 में अपने चैनल पर पढ़ा रही हूं, तो आप जाकर मेरी वो क्लासें लीजिए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो जाए। एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों के लिए क्लासें हैं, दोनों का सिलेबस सेम है, तो आप नोट्स बनाइए। और मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह जो मध्य प्रदेश के छात्र हैं वो यूजीसी नेट और एमपी सेट दोनों ही प्रथम प्रयास में क्वालिफाई करें। अब जो विद्यार्थी पहली बार मेरी क्लास ले रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें ताकि ये क्लास उस विद्यार्थी तक पहुंचे जो सुविधाओं के अभाव में, पैसों के अभाव में पढ़ रहा है और उसे एक ऐसे एजुकेशन चैनल की आवश्यकता है या ऐसे टीचर की आवश्यकता है जो मुफ्त में उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बना सके। तो आपको डेली क्लास लेनी है, नोट्स बनाना है। मैं आके आपके नोट्स चेक नहीं कर सकती हूँ, अगर होता तो मैं आपके नोट्स आकर चेक करती। तो ये आपका, मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज मांगूंगी गुरु दक्षिणा में कि आपको नोट्स बनाने प्यारी प्यारी राइटिंग से, जैसे मैंने बनाई ऐसे बिल्कुल अच्छे स्पष्ट से, ताकि आप भी पढ़ो और आपके साथी भी बाद में उनसे पढ़ लें। ठीक है, तो क्लास ज्यादा बड़ी नहीं लूंगी, मैं छोटी क्लासें लूंगी। डेली आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी ना। और आपको डाउट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आपको सभी को मुझे बताना है कि क्लास कैसी लगी। आज हमारी पहली क्लास थी। अगर आपके कमेंट आएंगे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे तो मुझे और जोश मिलेगा आपकी क्लासें लेने के लिए। तो प्लीज आप कमेंट करें, मुझे अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें मेरे लिए कि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा है कि नहीं लगा है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम क्षेत्रीय कार्यालय पढ़ेंगे, तो आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास का। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप चैनल पर जाकर देखिए, मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगी। और फिर मैं एक बार और बोलती हूँ कि जिन विद्यार्थियों ने मेरी सिलेबस डिस्कशन की क्लास नहीं ली है, कैसे मैंने प्रथम प्रयास में नेट और सेट क्वालिफाई कराए, प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप मेरी वो क्लासें लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूंगी, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और कल मुझे सभी विद्यार्थियों के पास सिलेबस के पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, राधे राधे, ऑल द बेस्ट।